जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? पक्का? हम लोग नागरिक शास्त्र 8वीं क्लास का आज पूरा फिनिश कर देंगे। ये स्मार्ट मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट क्लास या मास्टर वीडियो कह लीजिए, या पूरा एक में कंपाइलेशन है 8वीं क्लास के नागरिक शास्त्र का सबका। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएगा आपके NMMS एग्जाम में, या कोई और भी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें 2-3 सवाल जरूर इस परीक्षा इस चैप्टर से आएंगे, इस वीडियो से। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आराम से पढ़िए। नागरिक शास्त्र, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, ऐसा तंत्र जो लोगों के द्वारा दिया गया हो। लोगों का शासन अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश के हमारे सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे वोट करते हैं तो ये पार्टिसिपेशन हो गया ना। तो ये इस तरीके का किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिसिपेशन हो जाए तो उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई? हमारे यहाँ कितने वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं? वोट देने के लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई। हम सब कोई वोट दे सकता है? नहीं दे सकता। जो 18 वर्ष का हो गया है वही वोट दे सकता है। हम में से कोई हुआ है? नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। हमारे देश में संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई? पंचायती राज की व्यवस्था गाँवों के पंचायतों के लिए 73वें संविधान संशोधन के लिए, और शहरों के लिए 74वें संविधान संशोधन के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए 73 और नगर पंचायत के लिए 74 के लिए की गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए कौन करता है व्यवस्था? इसके लिए निर्वाचन आयोग करता है। कौन से आर्टिकल? 324 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है राज्यों में। राज्य निर्वाचन आयोग 243 आर्टिकल के तहत, 243 आर्टिकल के तहत की गई है। निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन की व्यवस्था करता है। चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जैसे 70-72 लाख अभी आजकल है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है। शिक्षकों की भी उसमें ड्यूटी लगाई जाती है। बहुत सारे लोग पोलिंग ऑफिसर्स बन के जाते हैं, ऑब्जर्वेटर्स बन के जाते हैं कि उनका पोलिंग ऑब्जर्वेशन के रूप में ड्यूटी लगती है। P1 लगती है, P2 लगती है, और ऐसे ही P3 लगते हैं, और ऐसे ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगती है। तो चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची भी बनवाया जाता है, जो BLO बनाते हैं, जैसे कहीं आंगनवाड़ी, कहीं शिक्षक लोग बनाते हैं, टीचर्स लोग। तो वो मतदाता सूची में जिसका नाम है नहीं है, जो 18 साल का हो गया, अपना मतदाता सूची में नाम अंकित करवा सकता है, वोटर ID कार्ड बनवा सकता है। जो खत्म हो गए हैं, जो अब नहीं रहे हैं, उनका नाम कट जाता है। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करता है कौन? चुनाव आयोग करता है। भारत में प्रत्येक नागरिक कितनी आयु पूर्ण करने के बाद मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है? तो 18 साल की अवस्था अगर जिसने प्राप्त कर ली है तो वो अपना वोटर ID कार्ड बनवा सकता है। आप लोग भी 18 साल के हो जाएंगे तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? वोटर ID कार्ड बनवाएंगे। जिस दिन अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उसी दिन चले जाएंगे BLO सर के पास और उनसे अपना वोटर ID कार्ड बनवाएंगे कि हम भी सर वोट देंगे। अब चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। देश में अगर चुनाव है, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव हैं, तो वो राष्ट्रपति करता है। अगर राज्य में चुनाव है तो वो राज्यपाल करता है। कौन नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची तथा उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह को जारी करता है? ये निर्वाचन आयोग अधिकारी करता है। निर्वाचन अधिकारी कौन करता है? जैसे लोकसभा के लिए निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? वो DM होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, RO बोलते हैं जिसको। और ऐसे ही जो विधानसभा के लिए होता है तो उसमें SDM या तहसीलदार हो जाते हैं। DM हो जाता है, फिर उसमें SDM हो जाता है, और उसमें जो होता है उसमें कई बार VDO हो जाता है, DPRO, ADPRO, और तमाम सारे जो ADO, बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जो 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे नायब तहसीलदार, इन सारे लोगों को दिया जाता है। चुनाव प्रचार कब बंद हो जाता है? चुनाव प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। कितने घंटे पहले बंद हो जाता है? 48 घंटे का मतलब है कि 2 दिन पहले, 2 दिन पहले बंद हो जाएगा। अगर देखो आज 20 तारीख है, अगर 22 तारीख को वोटिंग होगी तो 19 की शाम को बंद हो जाएगा। 20-21 को कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा और सुबह से मतदान डलेगा। तो EVM का पूरा नाम बताइए। EVM क्या? EVM से आजकल वोट डलता है, वो मशीन सी होती है जिसमें बटन दबा देते हैं और EVM हो जाता, मतलब
वो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऐसी सी मशीन सी होती है, उसमें एक कैंडिडेट का नाम चिन्ह, कैंडिडेट का नाम चिन्ह, कैंडिडेट का नाम चिन्ह। अब तो कैंडिडेट की फ़ोटो भी लगाने लगे हैं कहीं कहीं। और वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो वोट आपने जिस पार्टी को दबाया है, जिस चिन्ह पे, उस चिन्ह पे ऐसे एक होता है, उसमें से ऐसे मशीन सी लगी होती है, उसमें एक पेज निकल के आता है और वो नीचे कट के 6 सेकंड तक आपके पास रहता है स्क्रीन पे, फिर नीचे गिर जाता है एक डब्बे में। अब उसमें क्या होता है कि हर जगह तो ठप्पे मुहर से तो वोट डलती नहीं है, तो उसकी भी काउंटिंग हो सकती है। किसी को डाउट हो कि मशीन ख़राब हो गई या कुछ हो गया है, हमने जिसको वोट डाला था उस पार्टी पे वोट नहीं पड़ा है, उस चिन्ह पे नहीं गया है, तो अब नोटा क्या होता है? जैसे जब सारे कैंडिडेट्स के नाम इस पे ख़त्म हो जाएंगे वोटर आई कार्ड पे, तो सब ईवीएम पे, तो सबसे आखिरी में एक उस पे ऑप्शन रहेगा, उसको कहते हैं नोटा, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव का ऑप्शन होगा कि ऊपर जितने नाम लिखे गए हैं उनमें से हमें किसी को वोट नहीं देना है, ठीक है। हम नोटा पे वोट डालते हैं, मतलब कोई भी आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि कोई भी इसमें से ना बने, ठीक है। समझ में आई बात? मतलब जितने लोग चुनाव के लिए खड़े हैं उनमें से आपको अगर कोई ठीक नहीं लग रहा है तो आप नोटा को प्रेस करके आ सकते हैं, नोटा बटन दबा सकते हैं कि आपने वोट भी दिया और हमने अपना बात रखा कि हमें कोई आदमी सही नहीं लग रहा, हम नोटा को दबा के आ गए। वैसे नोटा को दबाने का अभी बहुत लाभ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कुछ हो जाए। नोटा का मतलब क्या होता है? नोटा का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, अर्थात यदि मतदाता को चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार पसंद न हो तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है। नोटा बटन ईवीएम में मतपत्र के अंत में होता है। अब जैसे नोटा का दबाने का सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि नोटा अगर ज़्यादा लोग भी दबा दिए, उसके बाद भी जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो ज़्यादा वोट पाया रहेगा वही विधायक सांसद बनेगा, तो फिर नोटा दबाने का कोई सेंस नहीं बन रहा। बस इससे ये है कि हाँ, आप अपनी राय अपने आप को संतुष्टि देंगे कि हमने इसको नहीं चुना है, ये गलत काम कर रहा है तो अपने मन से कर रहा। भारतीय लोकतंत्र में लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था क्या है? तो सांसद है, संसद है, पार्लियामेंट है। कौन है? संसद है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, भारत में कब से लागू किया गया? अब तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, वो अक्टूबर सन 2005 से लागू किया गया। भारत में अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। आरटीआई इसको बोलते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व तो किस पर होता है? न्यायपालिका पर होता है। न्यायपालिका जिसमें जज लोग, कोर्ट वगैरह होती है वो। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। यह कथन किसका है? यह अब्राहम लिंकन जी का है। किसका है? अब्राहम लिंकन, जो कि 16वें राष्ट्रपति हुए थे। किसके? अमेरिका के, यूएसए के राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन। उनका कथन है कि तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं बना सकते हो। अब्राहम लिंकन जी ने ऐसा बात कहा था। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची को क्या कहते हैं? जिसका पालन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को करना होता है, उसको आदर्श आचार संहिता कहते हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। संविधान में भारत को कैसा देश घोषित किया गया है? संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। प्रेम्बल में कहा गया ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक शब्द मतलब लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कितने स्तंभों को निर्मित किया गया है? 4 स्तंभ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और किसको किया गया है? मीडिया। चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? मीडिया को। और आजकल हम लोग भी मीडिया के एक माध्यम हो गए हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से दे रहे हैं, वो मीडिया का माध्यम है, मीडियम है। माध्यम मतलब मीडिया, मीडिया माध्यम सबसे बना है, मीडियम से। अब पाठ 1 संपन्न हो गया, हम लोग पाठ 2 करेंगे, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। सेना के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। आर्मी एयर फोर्स होता है और नेवी होता है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स।
जो जमीन पे काम करती है उसे आर्मी थल सेना कहते हैं। जो जल में सुरक्षा करती है जल के हिस्से को, उसको जल सेना कहते हैं, नेवी कहते हैं। जो हवा में वायु में सुरक्षा करती है उसको एयरफोर्स या वायुसेना कहते हैं। ठीक है बच्चों। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना, सबका जल सेना, सबका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली। दिल्ली में। भारतीय थल सेना को कितने कमानों में विभाजित किया गया है? 5 कमान में। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड और सेंट्रल कमांड। भारतीय नौसेना जल सेना को कितनी कमानों में विभाजित किया गया है? 3 कमान को। वेस्टर्न कमान, ईस्टर्न कमान और साउदर्न कमान। वायुसेना को कितने जल सेना को 3 में किया गया है और नौसेना मतलब जल सेना नेवी को 3 में, और वायुसेना को 4 में किया गया है। कितने में? 4 में। और इसमें एक ट्रेनिंग वाला भी था, एक रख रखाव वाला भी था, और ईस्टर्न और वेस्टर्न था। और थल सेना को क्या कहते हैं? थल सेना के जो सबसे सेनाध्यक्ष होते हैं उसको क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। हम लोगों ने देखा था लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है। पहले लेफ्टिनेंट LT, फिर उसके बाद कैप्टन बनेगा C, फिर मेजर बनेगा, फिर मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा, फिर कर्नल बनेगा। उसके कर्नल के बाद वो ब्रिगेडियर बनेगा, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल बनेगा, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बनेगा। जनरल एक आदमी बनता है एक टाइम पे। नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। उपाध्यक्ष को रियर एडमिरल बोलते हैं। वायुसेना अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य कौन सा संगठन करता है? BSF, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे कौन हमारा सुरक्षा करता है? BSF। चाइना बॉर्डर पे, तिब्बत बॉर्डर पे, तिब्बत चाइना का भी हिस्सा माना जा रहा है, वैसे तिब्बत अलग है। तो तिब्बत के सीमा पर जो है इधर वाला वो ITBP करता है। ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे है वो SSB करता है, सशस्त्र सीमा बल। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे BSF करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। समुद्र तट की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा कौन सा संगठन करता है? उसको कोस्ट गार्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोस्ट गार्ड करते हैं। किस संगठन का कार्य था? रक्षा प्रतिनिधियों को रक्षा करना, तस्करी रोकना, खोज बचाव के दलों का गठन करना है। तट रक्षक कोस्ट गार्ड का, वहाँ पे समुद्र के आसपास की सुरक्षा करना, 12 नॉटिकल मील के अंदर जो सुरक्षा का दायित्व है वो इनका है, कोस्ट गार्ड का। नागरिकों के उस संगठन का नाम बताइए जो देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिकों को अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसको प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं। हम लोग भी टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहें तो जा सकते हैं। NCC का पूरा नाम क्या है बच्चों? नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर। CISF का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये जो बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, उन सब पे सिक्योरिटी किसकी होती है? CISF की होती है। CISF का क्या कार्य होता है? यह एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है। आजकल ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी, प्राइवेट जो कारखाने हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है उनकी डिमांड पे, और उनसे वो सैलरी विड्रॉ करता है। CISF की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि CISF के जितने भी लोग हैं उन सब की सैलरी या अपना एक्सपेंस CISF खुद अर्न कर लेता है। वो सरकार पे बोझ नहीं बनता है, सरकार से वो को बल्कि वो पैसा कमा कर देता है। एक ऐसा एकमात्र फोर्स है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा CISF करता है। CISF बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। CRPF क्या है? CRPF का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस शाखा का नाम बताइए जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। उसको आरएएफ बोलते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स। जो सूडान में गए हुए थे, आरएएफ की 2 बटालियन गई थी, मैंने बताया था ना। महिलाओं की भी 1 बटालियन गई थी, जिसमें वो सीमा द्विवेदी कौन सी वो लड़की थी जिसको अवार्ड भी मिला था, नाम शायद अभी भूल रहा हूँ। एनएसजी का पूरा नाम बताइए। एनएसजी का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या, एनएसजी का काम क्या होता है? यह गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इसका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुनिश्चित करना। 2008 में जो ताज में, मुंबई के ताज होटल में हमला हुआ था ना, आतंकवादी कसाब वसाब आए थे जो हमला किए थे, उसके बाद एनएसजी का गठन 2008 में किया गया। और एनएसजी ऐसे कैप्टिव जगहों पे, ऐसे हॉस्टाइल जगहों पे काम करने के लिए अभ्यस्त है। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नॉन अलाइनमेंट का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ हमने अभी डिस्कस किया था। गुट मतलब 2 गुट में बटा हुआ था दुनिया। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय के समय में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 2 गुट बन गए थे, एक यूएसएसआर वाला, एक यूएसए वाला। तो इंडिया किसी भी गुट में नहीं जाना चाहता था ना। नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष, किसी गुट में न निरपेक्ष, मतलब किसी गुट के पक्ष में न जाने की बात को गुट निरपेक्ष कहते हैं। किसी से अलायंस नहीं करना। भारत ने न तो किसी गुट में शामिल होगा, भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा, न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करता रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से 1954 ईस्वी में बनाए गए 5 सिद्धांतों को क्या कहते हैं? इनको पंचशील कहते हैं। ये पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये पंचशील सिद्धांत हैं, हम एक दूसरे, मतलब ये राष्ट्रों के लिए कहा जा रहा है, एक देश दूसरे देश की राज्य की सीमा एवं उनकी संप्रभुता का सम्मान किया करेगा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भाव का पालन किया जाएगा। हम लोगों को एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहना चाहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए और खुद भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोरिया और कांगो संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की थी? कोरिया संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक टीम भेजा था, दल भेजा था, एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ी भी भेजी थी। भारत की विदेश नीति किस नीति का समर्थन करती है? भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता, पंचशील, निशस्त्रीकरण की नीति। गुट निरपेक्षता मतलब भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। पंचशील जो सिद्धांत अभी 5 हमने बताए कि हम पड़ोसियों का सम्मान करेंगे, उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेंगे, ना हम अपने आंतरिक मामलों में दखल देने देंगे उनको। इस तरीके के 5 सिद्धांत उन्होंने दिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कि थे। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि डिसआर्मामेंट, मतलब कि आर्मी, हम हथियार कम से कम रखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है, लेकिन तीसरा चैप्टर भी अभी हम कंटिन्यू करते हैं, वैश्विक समुदाय एवं भारत। वैश्विक समुदाय और भारत 20वीं सदी में, ध्यान रखिए 2-3 सवाल जरूर इन चैप्टर से, इस वीडियो से जरूर आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से कम 5-7 बार आपको देखना है। जितनी बार आपको खाली टाइम मिले इसको चला के छोड़ दीजिए और इस पर ध्यान लगा लीजिए। मन आंख बंद कर लीजिए और ध्यान से इसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आपको सब रट जाएगा और सारी चीज़ें बहुत क्लियरली याद रहेंगी। बार बार सुनने से, बार बार रिवाइज करने से ही चीज़ें आपके दिमाग में मेमोराइज होंगी। आप एक बार पढ़ के सोचिए याद कर लें तो नहीं याद हो पाएगा, इसलिए बार बार उसको पढ़ते रहना होगा। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, बार बार पढ़ाई करते रहना है। 20वीं सदी में कितने विश्व युद्ध हुए? 2। कितने विश्व युद्ध हुए? 2। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से 1918 ईस्वी तक। 1914 से 1918 तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने किस देश का साथ देकर युद्ध लड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की था, दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए था। देखिए सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए। रूस और यूएसए, हाँ अमेरिका, वही यूएसए मतलब अमेरिका।
अमेरिका और रूस एक ही साथ लड़ाई कर रहे हैं, दोनों एक ही टीम में हैं अभी, लेकिन पहले वर्ल्ड वार में दोनों एक टीम में हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी दोनों एक टीम में रहेंगे, लेकिन बाद में दोनों में ऐसा होगा कि कोल्ड वॉर होने लगेगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश किस देश की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस था, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान, इटली था। यूएसए भी उसी तरफ था जिस तरफ इंग्लैंड और फ्रांस, रूस था। मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए चारों एक तरफ थे, जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ थे। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से शहर में परमाणु हमले से नष्ट हो गए थे? जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी बम से उड़ा दिया था। किसने न्यूक्लियर बम डाला था? यूएसए ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को की गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? 193, 193 देश हैं, और 193वां देश साउथ सूडान है। कौन है? किस देश को 193 देश के रूप में यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया? दक्षिण सूडान को, साउथ सूडान को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर, दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, स्थापित नहीं बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार क्या उद्देश्य घोषित किए गए? यूएनओ के क्या उद्देश्य थे? यूएनओ को उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभ्यताओं और समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना, हर आदमी के लिए बराबरी का माहौल बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, महासभा, सचिवालय। कितने हैं? 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को की। 10 दिसंबर 1948 को, उस समय भारत आज़ाद ही हुआ था, और 9 मतलब कि एक साल भी नहीं हुए थे, अभी 1 साल हो गए थे। प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ में मानवाधिकार आयोग घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता कौन भारतीय रह चुकी हैं? ये श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित रह चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कितनी भाषाओं में कार्य किया जाता है? 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी है, स्पेनिश, चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच। अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी, रूसी, अरबी, फ्रेंच। देखिए इंग्लिश हो गया, रूस हो गया। P5 है, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के, उनकी भाषाएं हैं। एक तो इंग्लिश हो गया, उसके बाद फ्रेंच हो गया, फिर आप मान लीजिए कि रसियन हो गया, फिर चाइनीज हो गया, फिर अरबिक तो मेंबर नहीं है, मतलब परमानेंट काउंसिल का। अरबिक हो गया, उसके बाद स्पेनिश हो गया। ये दोनों मेंबर नहीं है, बाकी 4 भाषाएं वही परमानेंट वाले की हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं, 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो उसमें कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है और यूएसए है। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए महासभा में चुने जाते हैं? 2 सालों के लिए, और भारत भी इसमें चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसमें कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 9-9 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? इस समय उसमें दलवीर भंडारी भारत की तरफ से हैं, भारत की तरफ से जज हैं। कौन है? दलवीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं? पुराने कौन रह चुके हैं? BN राव रह चुके हैं, नागेंद्र सिंह रह चुके हैं, RS पाठक जी रह चुके हैं। और भारत में इस समय वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन भारतीय न्यायाधीश हैं? ये हैं श्री दलवीर
भंडारी जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नाम बताइए। तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, यूएनईपी का क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनिसेफ का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष। नहीं, ये गलत दे दिया है, बाल कोष तो चाइल्ड फंड होगा। क्या है? यूनिफेम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला कोष। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आईटीयू क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविड के टाइम में डब्ल्यूएचओ का बहुत सारा न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक एजेंसी है यूएनओ की, डब्ल्यूएचओ। राष्ट्रकुल क्या है? राष्ट्रकुल क्या होता है? ये ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कुल हुए ऐसे देशों का संगठन जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं। राष्ट्रकुल मतलब कॉमनवेल्थ के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र हैं। दक्षेस मतलब सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क का, दक्षेस का पूरा नाम। सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना कब की गई बच्चों? 1975 में की गई। सार्क का स्थायी कार्यालय कहाँ है? परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? काठमांडू, नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। वर्तमान में सार्क दक्षेस के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। दक्षेस में सदस्य देशों का नाम बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका है। दक्षेस की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1967 में हुई। इसमें कितने सदस्य हैं इस समय? 10 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मालदीव। कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों का राष्ट्रों का संगठन आसियान, एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संगठन के माध्यम से सभी राष्ट्र आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित करते हुए विश्व समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आप लोग 2-5 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, पॉज कर लें वीडियो, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। आइए फिर से शुरू करते हैं इसको। और देखिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इन चैप्टर्स के लिए आपको बहुत 2 से 3 मार्क्स आपके कंफर्म इससे आएंगे, या और भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। इस क्वेश्चन आ सकते हैं इस परीक्षा में। आपको ध्यान से सारी चीज़ों को याद रखना है। और वैसे भी आपको सामान्य रूप से भी जानकारी कितनी अच्छी हो रही होगी। इंटरनेशनल साइंस या इंटरनेशनल पॉलिटी, पड़ोसी देशों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जाना, दक्षेस के बारे में जाना, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के बारे में, सार्क के बारे में जाना, इसके बारे में जाना, साउथ एशियन नेशन के बारे में जाना। ये सारी चीज़ें जान कर के मतलब आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। आप बहुत अवेकेंड, बहुत जागरूक महसूस करते हैं अपने आप में। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक सुरक्षा के बारे में, ये छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1962 में आक्रमण किया था। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये 1962 में की गई थी। नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है? हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। हवाई हमलों के समय कौन सा संकेत दिया जाता है? हवाई हमले के समय दिन में लाल झंडी और रात्र में लाल बत्ती दिखाई जाती है। 2-2 मिनट तक ऊंची नीली आवाज़ में सायरन बजाया जाता है। हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? हवाई हमले से बचने के लिए एक सुरक्षित, जैसे अगर आपके
क्षेत्र में हवाई हमले होने वाले हों तो हम कैसे बच सकते हैं? सुरक्षित स्थान पर चले जाना होगा, ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं, कानों में रुई डाल लें तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लें, मुंह में ऐसे कपड़ा भर लें और कान में रुई डाल लें। रात में हवाई हमले से बचने का क्या उपाय है? रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है। ब्लैक आउट क्या होता है ये समझ लेते हैं। आबादी वाले क्षेत्रों में अंधकार करके शत्रु सैनिकों को उसके लक्ष्य से भ्रमित करके ब्लैक आउट करना कहते हैं। जैसे जहाँ पे बाहर से सैटेलाइट से वो देखेगा तो जहाँ रेसिडेंशियल एरिया होगा वहाँ लाइट घरों में जलती हुई दिखाई देगी, एक एक छोटे छोटे बल्ब उसको दिखाई देंगे ऊपर से, तो समझ जाएगा कि यहाँ लोग रहते हैं, 1500 लोग रहते होंगे, मार दो बम, तो वो बम मारेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटें सारी बंद कर देते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ लोग रहते हैं कि खाली जगह है कि जंगल है। ठीक है, तो ब्लैक आउट उसको कहा जाता है। जैसे समुद्र या नदियों के किनारे बल्ब आदि से प्रकाश करने पर दुश्मन वहां बस्ती समझकर बम गिरा सकते हैं और पानी में निष्क्रिय हो जाएगा। अब वही बम हम लोग अरब सागर में जाकर के इंडिया की एक नेवी भेज दें ऑटोमेटिक, और वो जाकर के वहाँ बहुत सारी बल्ब जला दें 100-150, तो सबको लगेगा कि यहाँ घर है, यहाँ बस्ती है, वहाँ बम गिर जाए पाकिस्तान का या चाइना का, और वहाँ पे पानी में गिर जाएगा, सब आदमी हमारे सेफ हो जाएंगे, उसका बम भी फट गया, हमारा भी आदमी बच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसको मतलब कि उसको जहाँ बम फोड़ना है, अगर किसी को गाल पे चाटा मारना है, गाल हटा लेते हैं हम ना, तो हवा में चला जाता है, तो ऐसे ही है कुछ इस तरीके का ब्लैकआउट। अंधेरा कर देते हैं तो पता नहीं चलता, अंधेरे में छुप गए हम, ऐसा सा। तो बस्ती समझकर बम गिरा सकते हैं जो पानी में निष्क्रिय हो जाएगा। इससे हम अपने जन धन मकान व उद्योगों की रक्षा कर सकेंगे। किससे लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए? बिजली से लगी आग पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए। किसी के घर में बिजली की आग लग जाए तो उसमें पानी मत डालो, क्योंकि उसमें पानी क्या होता है, H2O का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पानी को इग्निशन को बढ़ाता है। हमें CO2 डालना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, इससे आग बुझती है, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह लगाए जाते हैं फायर सेफ्टी के लिए, आग से सुरक्षा करने के लिए। आग बुझाने के उपकरण ड्राई पाउडर अग्निशमक यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? यह बहते हुए द्रव पदार्थ को आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के उपकरण गैस टाइप CO2 अग्निशमक यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे कागज, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर आदि। इन सबको में आग लग जाएगी तो हमारा बहुत सारा डेटा खत्म हो सकता है भाई कंप्यूटर में, कागज में। अब जैसे ऑफिस है, ऑफिस में अगर आग लग जाएगी तो आप सबका SR नंबर, आप सबके बहुत सारे TC, मार्कशीट, बहुत सारी चीज़ें सब जल जाएंगी, पुराने लोगों की भी जल जाएंगी जो यहाँ से पास हुए, सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, वहाँ पे रखा है ना लाल लाल, और उसको जब दबा देंगे तो उससे आग कम हो जाएगी। आग बुझाने के उपकरण वाटर टाइप CO2 अग्निशमक यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? यह अग्निशमक यंत्र पानी फेंकता है जिसमें CO2 पानी में घुली रहती है और कूलिंग मेथड से आग बुझाती जाती है। आग बुझाने के उपकरण फोम टाइप अग्निशमक का यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? पेट्रोल, तेल आदि द्रव पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशमक यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये झाग द्वारा आग की सतह को ढककर उसे तुरंत बुझा देते हैं। अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तुरंत हम लोग 5वां चैप्टर देख लेते हैं, 2 मिनट की बात है, बस फटाफट खत्म हो जाएगा। दिव्यांगता कारण एवं बचाव। जो किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से कोई अक्षमता हो जाती है तो उसको अब मोदी जी ने एक नया नाम दिया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, दिव्यांगता। अभी तक हम लोग उसको फिजिकली चैलेंज मानते थे, शारीरिक रूप से। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जिन्हें सुनने, बोलने, देखने, चलने में कठिनाई महसूस होती है, उनको दिव्यांग कहते हैं। किसी भी तरीके का, किसी में कोई भी अक्षमता है कोई भी अंग की, तो अब उसको विशेष एबिलिटी मान लिया जाता है कि स्पेशली एबल्ड है वो, और उसको दिव्यांग बोला जा रहा है। दिव्यांग या अक्षमता की सामान्यतः कितनी श्रेणियां रखी गई हैं? 4 श्रेणियां रखी गई हैं। श्रवण संबंधी, मतलब सुनने में अगर किसी को समस्या है, देखने में तो दृष्टि संबंधित अक्षमता, मेंटली अगर किसी का कुछ दिक्कत है तो उसको मानसिक अक्षमता, और कोई अगर शारीरिक रूप से कहीं हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, कोई और दिक्कत है तो उसको अस्थि संबंधित, हड्डियों संबंधित समस्या में
अक्षमता में रखा गया है। शारीरिक अक्षमताएं मुख्यतः कितने तरह से प्राप्त होती हैं? 2 तरह से प्राप्त होती हैं। एक तो या तो जन्मजात होगी या जन्म के उपरांत होगी। किसी का कोई एक्सीडेंट से हो गया, पैदा होने, कोई तो पैदा ही हुआ है, अगर कोई जन्म से अंधा हुआ है या जन्म से बहरा हुआ है या जन्म से कोई अक्षमता लेकर आया है। कुछ ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद कुछ समय तक तो ठीक रहे, लेकिन पैर टूट गया, हाथ टूट गया, आँख में कहीं कुछ टूट गया तो अंधी हो गई, या कुछ भी किसी भी तरीके से दिव्यांग हो गए। तो 2 तरीके से, जन्मजात और जन्म के उपरांत। जन्मजात दिव्यांगता का क्या आशय है? जन्मजात दिव्यांगता का आशय गर्भस्थ शिशु में शारीरिक दोष आ जाना है। जन्म के बाद दिव्यांगता की कितनी श्रेणियां हैं? 4। दृष्टि दोष, आँख में कम या बिल्कुल न दिखाई देना। श्रवण दोष, कानों में सुनाई न पड़ना। और तीसरा है मूक बधिर, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं उनको मूक बधिर, प्रायः सुन भी नहीं पाते हैं, इनको मूक बधिर बोलते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम, ऐसे लोग जो पाँव से चलने तथा हाथ से कार्य करने में अक्षम हैं या कठिनाई महसूस करते हैं, उनको हम शारीरिक रूप से अक्षम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने बूढ़ी दादी अम्माओं लोगों को कहीं देखा होगा, तेज ऊंचा सुनती हैं कई बार, तो धीरे धीरे शरीर हमारे भी ऐसे बूढ़े होने पे कई बार अंग कम काम करने लगते हैं, तो हम भी जोर जोर से सुनने लगते हैं। आप लोग दिन भर यहाँ इतना चिल्लाते हैं, बहुत सारे टीचर्स जब बुढ़ापे में रिटायर होकर घर जाते हैं तो 2-4 साल बाद उनको ऊंचा सुनने लगते हैं। और कुछ तो रिटायरमेंट के समय से ही पहले ही स्कूल में रहते रहते ही ऊंचा सुनने लगते हैं, क्योंकि यहाँ चिल्लाहट इतनी होती रहती है, बच्चों की आवाज़ गूंजती रहती है और उसी से उनका ये अक्षमता डेवलप हो जाती है। देश में इस समय दिव्यांग, ये हंसने वाली कोई बात नहीं है, सच्चाई में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये बात मुझे कही है, मैं उसके बिहाफ पे कह रहा हूँ। देश में इस समय दिव्यांग लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 2%। कितने प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं? पल्स पोलियो अभियान कब से चलाया जा रहा है? ये 1995 से चलाया जा रहा है, हम सब के पैदा होने से पहले से चलाया जा रहा है। कितने वर्ष तक के बच्चों की पोलियो रोकने की वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं? 5 वर्ष से कम के बच्चे को, किसी के घर में 5 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उसको 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, पल्स पोलियो। जिन बच्चों को हम पहले दिव्यांग कहते हैं थे, उन्हें अब क्या कहते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इन बच्चों को कोई चीज़ की विशेष ज़रूरत है, उनको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। सुगम्य भारत अभियान योजना क्या है? दिव्यांग जनों की प्रगति एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र परिवेश को दिव्यांगता के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हर क्षेत्र को दिव्यांगता के अनुकूल बनाया जा रहा है। जैसे कहीं सीढ़ियों हैं तो सीढ़ियों के बगल में एक ऐसे स्लाइड करने वाला रैंप बना दिया जाता है। सीढ़ियों के साथ में ऐसे सीढ़ियां हैं तो साइड में ऐसे रैंप बना दिया जाता है, तो उस रैंप पे जिससे भी जो सीढ़ी पे पैर से नहीं चल पाता है वो उस रैंप पे चल ले। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारा ये नागरिक शास्त्र वाला चैप्टर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। अब आप लोग इसको बार बार सुनिए, जितनी बार सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना याद होगा आपको, और रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब मेहनत करिए। थैंक यू।